पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है, वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल एम.ए. राहत के कलम से ताबूत। ट्रुथ बिलाशुबा हसीन है, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं है। क़याम के लिए अपनी गाड़ी के अलावा और कोई जगह मौजू ही नज़र नहीं आई। चुनाचा यहाँ के क़याम को हमने मुख्तसर कर दिया। बदकिस्मती से मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, मैंने हंसते हुए कहा, और पुरवकार शख्स के चेहरे पर हमदर्दी के आसार फैल गए। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो आर्जी तौर पर हमारे साथ पनाह ले सकते हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से उन दोनों को देखा। मर्द ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम गैलरी मिलर है और ये मेरी बीवी जेनिफर। मैं एक सरकारी महकमे में काम करता हूँ और जेनिफर अपना अलग काम करती है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मंसूर है और पाकिस्तानी हूँ। ओहो, और वाकई तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने तकरीबन 6 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं और थोड़ी बहुत तुम्हारी ज़ुबान भी जानता हूँ, लेकिन बहुत थोड़ी सी, सिर्फ चंद अल्फाज। गैलरी मिलर ने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, और जेनिफर ने भी हाथ मिला दिया था। बारिश तो अभी देर तक ना रुकेगी, क्या ख्याल है गाड़ी तक चलें? हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अचानक की बारिश शुरू हो जाएगी, वरना शायद गाड़ी ही में यहाँ तक आते। बहरतौर इन दरख्तों के नीचे से निकलने के बाद तो भीगना ही पड़ेगा, मैंने कहा, और उसके बाद हम तीनों दरख्तों के नीचे से निकल आए। गैलरी मिलर की गाड़ी काफ़ी फासले पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसे देखकर मेरी आंखें खुशी से फैल गईं। बहुत कुशादा और लंबे सफ़र की गाड़ी थी, जिसका पिछला हिस्सा बहुत वसी था। अगर ये दोनों तन्हा ही हैं तो यकीनन मुझे भी उनके साथ जगह मिल सकेगी। मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो गैलरी मिलर ने पहले अकबी दरवाज़ा खोला। जर्मन मेहमान नवाजी, ये पहला मुजाहरा मुझे पसंद आया था। उसके बाद गैलरी मिलर ने अपनी बीवी जेनिफर को भी पीछे ही कर दिया और खुद अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा बैठा। इतने ही फासले पर दौड़ते हुए हमारे लिबास भीग गए थे, लेकिन यहाँ इन हालात में लिबास तब्दील करना मुमकिन नहीं था, और फिर मेरा सामान तो पैक था। गैलरी मिलर ने अखलाकन कहा, अगर तुम लिबास तब्दील करना चाहो तो हम दोनों नीचे उतर जाएं। यही पेशकश मैं आपको करने वाला था मिस्टर मिलर। नहीं, हम लोग एडवेंचर पसंद हैं, फिर ये लिबास थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद सूख जाएंगे, चुनाचा हम इन्हें बदलने की जरूरत महसूस नहीं करते। और मैं सयाह हूँ, इस किस्म के वाक़यात से साबका पढ़ना आम सी बात है, मैंने जवाब दिया। जेनिफर पहले ही पिछले हिस्से में बेतकल्फ़ी से साइड में लगी हुई एक बर्थ खोल कर लेट गई। गैलरी मिलर मेरे सामने चेहरा किए मुझसे बातें करता रहा, और दौरान गुफ्तगू उसने बताया कि जेनिफर ने अपना छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है, जहां वो प्लास्टिक सर्जरी का काम करती है। ये इंकशाफ मेरे लिए जितनी हैरत अंगेज और सनसनीखेज हो सकता था, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं गैलरी मिलर के अल्फाज भूल गया था, बस तअज्जुब से ये सोचे जा रहा था कि क्या इस जोड़े का मिल जाना मेरे लिए एक नेक फाल नहीं। अपने चेहरे के खदो खाल ठीक कराने का इरादा तो मैं न जाने कब से रखता था, लेकिन उसके लिए कोई जरिया नहीं था मेरे पास। मालूमात भी हासिल नहीं थी इस बारे में। अचानक ही इन लोगों ने आ जाना मेरी मकसद की तकमील कर सकता था। चुनाचा अब मेरी पूरी तवज्जो उन लोगों की जानब थी, और मैंने अपनी गुफ्तगू में मिठास और अपनायत पैदा कर ली। बिल आखिर वो दोनों मुझसे मुतासर हो गए। रात का खाना भी उन लोगों के साथ ही खाया, और उसके बाद गुफ्तगू के दौरान मैंने उनसे यही कहा कि मैं सिर्फ जर्मन इलाके की सैर करना चाहता हूँ। दरअसल साल के इस माह हम लोग तकरीबन 15 दिन की छुट्टियाँ ऐसे ही लंबी करके गुजारते हैं और हर बार एक नई जगह देखने का फैसला करते हैं। ट्रुथ के बारे में बहुत दिन से हमारे जहन में प्रोग्राम था, चुनाचा हम इस तरफ आ निकले। वैसे तुम अगर चाहो तो बर्लिन तक हमारे साथ जा सकते हो, फ्रैंकफर्ट वगैरह से गुजरते हुए हम बर्लिन तक जाएंगे। मैंने एक बार फिर गर्दन हिला दी थी। जेनिफर कहने लगी, इसके अलावा बर्लिन के सफ़र में भी तुम्हारी मदद की जा सकती है मिस्टर मंसूर। जेनिफर का तसलफ़ुज़ बहुत बेहतर था, जबकि उसकी निस्बत गैलरी मिलर मेरा नाम लेते हुए थोड़ा सा अटकता था। बहरहाल
उन लोगों से खूब दोस्ती हो गई और ये बात मेरे लिए ज़्यादा फरहत बख्श थी कि जेनिफर प्लास्टिक सर्जरी जानती है। अगर मैं उन लोगों को पूरी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया तो शायद यही मेरी मुश्किल का हल बन जाए। दूसरी सुबह हम ट्रूथ से बाहर निकल आए, फ्राइबर्ग पहुंचे और वहां से फ्रैंकफर्ट जाने वाली अजीम शाहराह आओ बहान पर चल पड़े। जेनिफर मुझे एक स्याह समझकर रास्ते के बारे में बताती जा रही थी। हाइडलबर्ग पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दरियाए नीकर के दीदा जेब पुल पर से गुजरे तो वहां नीचे पानी में शुफक की सुर्खी उतरी हुई थी। दरिया के किनारे काफी रश था। हाइडलबर्ग का शहर दरियाए नीकर के किनारे ही वाक़या है और काफी खूबसूरत शहर समझा जाता है। यहां से निकले तो जेनिफर ने बताया कि अब फ्रैंकफर्ट का रास्ता आधे घंटे से ज्यादा नहीं है। गैलरी मिलर कहने लगा, मंसूर, अगर तुम फ्रैंकफर्ट को एक निगाह देखना चाहते हो तो हम एक रात यहां क़याम कर सकते हैं। मेरी वजह से आप लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। सुना है कि तुम लोग बेकार अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो। बहरतौर हम इसे पसंद नहीं करते, जबकि मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से खुश आमदीद कहता हूँ तो उसके बाद ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। मगरबी जर्मनी के साथ साथ तुम मशरकी जर्मनी भी देख लोगे, जबकि आम हालात में शायद तुम्हारे लिए ये इतना आसान ना होता। ओ हाँ बेशक, लेकिन क्या मगरबी जर्मनी की सरहद अबूर करने में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आएगी? अगर तुम्हारे कागजात दुरुस्त हैं तो तुम्हें बर्नल के लिए आर्जी वीज़ा मिल सकता है। तब मैं दूसरी जंग अजीम का ये अजीम शहर ज़रूर देखना पसंद करूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बर्लिन हर साल पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम फ्रैंकफर्ट पहुंच गए। दिन बहुत ज़्यादा बाकी नहीं था। गाड़ी ही में गैलरी मिलर ने मुझे थोड़ी सी सैर कराई, कैसल स्ट्रीट दिखाई और उसके बाद हम दरियाए माइन के किनारे यूथ हॉस्टल के करीब फरोकश हो गए। यूथ हॉस्टल जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन होटलों में होता है। शाम झुक आई थी। सामने दरियाए माइन के मटियाले पानी में समान बरादर कश्तियां और स्टीमर चल रहे थे। दूसरे किनारे पर स्याह काई ज़दा कलीसा खड़ा था जो इस शहर का एक मखसूस निशान है। गिरी से ज़्यादा उसकी बीवी जेनिफर मुझ में दिलचस्पी ले रही थी। बहुत रात गए तक हम फ्रैंकफर्ट के बारे में गुफ्तगू करते रहे और फिर मामूल के मुताबिक गाड़ी में ही सो गए। गाड़ी की अगली सीटें आरामदायक बिस्तर की हैसियत से खुल गई थी। अकबी साइड में भी 2 साइड बर्थे लगी हुई थी। गोया अभी एक आदमी की मजीद गुंजाइश थी। काफ़ी रात गए हम लोग सोने के लिए लेट गए। दूसरी सुबह आंख जल्दी ही खुल गई। जेनिफर और गैरी मिलर मुझसे पहले ही जाग गए थे। काफ़ी की सूंधी सूंधी खुशबू हवा में फैली हुई थी। मैं नीचे उतरा तो उन्होंने दरियाए माइन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहले मैं मुंह हाथ वगैरह धो लूँ, उसके बाद मुझे काफ़ी दी जाएगी। काफ़ी का एक एक कप पीने के बाद हम लोगों ने सफ़र की तैयारी की। मिस्टर गैरी मिलर कहने लगे कि अल सुबह सफ़र शुरू कर दिया जाएगा तो आराम से बर्लिन पहुंच जाएंगे। नाश्ते के लिए उन्होंने कहा था कि गाड़ी में ही किया जाएगा। भला मुझे क्या इतराज़ हो सकता था। चुनाचा हम चौड़ी सड़क ऑटो बहान पर 90 मील फी घंटे की रफ्तार से बर्लिन की तरफ रवां दवां थे। बेहद नफीस सड़क थी, लिहाजा ये सफ़र जारी रहा और फिर शाम से कुछ पहले हम मशरकी जर्मनी की सरहद पर पहुंच गए। सरहदी मुहाफ़िज़ों ने हमारे पासपोर्ट चेक किए और हमें हदायत की कि कार यहीं खड़ी करके कस्टम हाउस से मशरकी जर्मनी अबूर करने के लिए वीज़ा लगवा लें। कस्टम हाउस में पहुंचे तो वीज़ा अफसर मेज़ के पीछे बैठा हुआ सिगार पी रहा था। उसने पासपोर्ट पर मौजूदा तस्वीरें देखकर हमारी शिनाख्त की और फिर चंद फार्म पुर करवाकर वीज़े की मोहर लगा दी। उसके बाद हम वहां से आगे बढ़ गए। मगरबी और मशरकी जर्मनी के दरमियान एक किला नुमा सरहद फैली हुई थी जिसकी इमारतें बेहद हैबतनाक थीं। हर 100 गज के फासले पर हिफाजती मीनार नजर आ रहे थे जिन पर मशीन गनों से मसला मुहाफ़िज पहरा दे रहे थे। उन मीनारों के नीचे सड़क पर लोहे के फाटक लगे हुए थे जहां कागजात बार बार चेक किए जाते थे। कई जगहों पर सड़क के किनारे सीमेंट और लोहे के सतून ढलवान सीता पर इस तरह लगे हुए थे कि अगर कोई कार वगैरह कस्टम हाउस और राहनी फाटकों पर रुके बगैर तेज़ रफ्तारी से सरहद अबूर करना चाहे तो उन सतूनों की मदद से उनको रोका जा सके। हम बर्लिन के नवाब में पहुंचे तो खासी रात हो चुकी थी। शहर के वस्त में पहुंचकर गैलरी मिलर ने कार का रुख एक खूबसूरत इलाके की जन्म कर दिया और थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी इमारत के सामने रुक गया। गाड़ी इमारत के बाहर ही एक मखसूस जगह खड़ी कर दी गई और गैलरी मिलर ने मुस्कुराते हुए पुरतपाक अंदाज में कहा, आइए मिस्टर मंजूर,
آپ اس طرح کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا اس سے زیادہ مراعات حاصل کی جا سکتی ہیں مسٹر ملر؟ نہیں ڈیئر، ایک جرمن بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ آؤ، تمہیں کچھ وقت ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ جینیفر، تم بھی مسٹر منصور کو دعوت دو۔ مجھے تو یہ حیرت ہے کہ یہاں تک آنے کے بعد مسٹر منصور نے یہ کیوں سوچا کہ وہ کہیں اور قیام کریں گے جبکہ برلن میں ہمارا گھر ہے؟ جینیفر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دونوں پر اخلاق جرمن باشندے مجھے لیے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت میں ایک بوڑھی جرمن ملازمہ موجود تھی جس نے ہمارا استقبال کیا تھا، اور ملر نے جینیفر سے کہا کہ اس کا کمرہ معزز مہمان کو دیا جائے۔ وہ خود جینیفر کے کمرے میں قیام کرے گا۔ اگر ان لوگوں سے ایک اہم مسئلہ وابستہ نہ ہوتا تو شاید میں ان لوگوں کو تکلیف دینا پسند نہ کرتا۔ بلا وجہ کسی کی ذات پر بوجھ بننا اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن جینیفر سے میل مستقبل وابستہ تھا، چنانچہ میں ان کی یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ جینیفر اور گیلری ملر کافی خوش اخلاق ثابت ہوئے تھے۔ رات کا کھانا بوڑھی ملازمہ نے بڑی پھرتی سے تیار کیا، جو وقت سے ذرا دیر میں کھایا گیا تھا، اور اس کے بعد گیلری ملر نے کہا، اصول کے مطابق میری چھٹی کل ختم ہو رہی ہے، چنانچہ صبح مجھے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی ہوگی۔ جینیفر بھی اپنے کلینک جائے گی کیونکہ اس نے جو اپائنٹمنٹ دیے ہوئے ہیں لوگوں کو خوش آمدید کہے گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا مسٹر منصور کہ آپ جینیفر کے ساتھ اس کے کلینک چلے جائیں؟ اچھا وقت گزرے گا۔ اس کے بعد شام کی چائے پر میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ یقیناً مسٹر گیلری ملر، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے مشاغل میں کوئی فرق نہ پیدا ہو۔ بالکل اطمینان رکھو، ہمیں کوئی فرق پیدا بھی نہیں کریں گے۔ رات کو دونوں نے مجھے میرے کمرے میں خدا حافظ کہا، اور میں مشرقی برلن کے مکان میں رہ کر ان کے گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرنے لگا جن کا تعلق دوسری جنگ عظیم سے تھا۔ برلن کی تاریخ تو بے حد بھیانک تھی، اور اس کے نقوش آج تک برلن کے در و دیوار پر ثبت تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ دوسری جنگ عظیم کے اس شہر کو ذرا تفصیل سے دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جینیفر مجھے کل اپنے کلینک لے گئی تو کل ہی میں اسے اپنی خواہش کا اظہار کر دوں گا، کیونکہ اب بھی میرے پاس کافی مقدار میں رقم موجود تھی، اور ان لوگوں کو کم از کم یہ احسان تو نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جینیفر اس سلسلے میں کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اسے ذرا سمجھانا پڑے گا، اور اس کے لیے مختلف منصوبے بناتا ہوا میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوسرے دن 8 بجے جینیفر نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا دیا تھا۔ میں جاگا تو اس نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ در حقیقت اس سے زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ملر اپنی ڈیوٹی پر جا چکا ہے، اور وہ ٹھیک 8:30 بجے گھر سے نکل جائے گا، کیونکہ 9 بجے اس کا پہلا اپائنٹمنٹ ہے۔ میں نے برق رفتاری سے تیاری کی۔ ناشتے کی میز پر بھی ہم دونوں نے زیادہ وقت صرف نہیں کیا تھا۔ پھر جینیفر مجھے ساتھ لے کر ایک چھوٹی کار میں آ بیٹھی، اور کار اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ میں نے راستے میں جینیفر سے پلاسٹک سرجری کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کچھ بتا سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کلینک میں پہنچ گئی۔ ایک خوبصورت عمارت کی دوسری منزل پر یہ کلینک واقع تھا، اور اسے اندر سے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ جینیفر معمولی حیثیت کی مالک نہیں تھی۔ سٹاف کے کچھ افراد نے اس کا استقبال کیا اور اپنے کمرے میں جا پہنچے۔ مجھے اس نے ایک برابر کی کرسی پر جگہ دے دی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بھاری تن و توش کا آدمی اندر داخل ہو گیا۔ اس کے داہنے گال پر گہرے زخم کا نشان تھا۔ چہرے سے کوئی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ جینیفر کا پہلا مریض تھا۔ جینیفر نے مختلف ذرائع سے اس کے زخم کا معائنہ کیا، جو اب صرف نشان کی حیثیت رکھتا تھا، اور پھر اس نے اسے ہدایت دے کر کہا کہ اس کی پلاسٹک سرجری کا کام آج سے ٹھیک چوتھے روز شروع ہو جائے گا، اور میں اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ 9:45 بجے دوسرا اپائنٹمنٹ تھا، اور 11 بجے تیسرا۔ جینیفر نے ایک سیکرٹری جینیفر کو 3 اپائنٹمنٹس کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی، اور کہا تھا کہ اس نے مزید کوئی اپائنٹمنٹ نہیں لیا۔ جینیفر نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جو بھی اپائنٹمنٹ لو کل کے لیے لینا۔ زیادہ سے زیادہ میں کسی کا ابتدائی معائنہ کر سکتی ہوں، لیکن وہ بھی ٹھیک 1 بجے تک۔ اس کے بعد میں کام نہیں کروں گی۔ اوکے میڈم، سیکرٹری نے جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ جینیفر میری طرف دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، آؤ میں تمہیں اپنے کلینک کے شعبے دکھاؤں۔ میں دلچسپی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ جینیفر مجھے پلاسٹک سرجری کے بارے میں بہت کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تقریباً 7 سال سے یہاں قیام کر رہی ہے اور بہت سے چہرے تبدیل کر چکی ہے۔ آفس میں آنے کے بعد میں نے اس نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات معلوم کرتا رہا۔
फिर मैंने अपना मकसद बयान करना शुरू कर दिया। मैडम जेनिफर, जैसा कि अभी थोड़ी देर कबल मैंने मुख्तलिफ लोगों के चेहरे देखे हैं, उनके नकूश में कोई नुक्स था, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो बिल्कुल दुरुस्त चेहरा रखता हो सिर्फ अपने खदू खाल तब्दील कराना चाहे तो क्या ये मुमकिन होगा? क्यों नहीं? फर्ज करो कि तुम अपने चेहरे को मजीद हुस्न देना चाहो तो मेरा ख्याल है कि तुम्हारे इस बीदवी चेहरे के रुखसारों में थोड़ा सा उभार पैदा किया जा सकता है। तुम्हारे होंठ ज़रा पतले हैं, उन्हें अगर थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे की इस दिलकशी में बेपनाह इजाफा हो सकता है। आंखों के पपोटों के नीचे ये हल्के निशानात साफ करके उन्हें शिफाफ शक्ल दी जा सकती है। पेशानी और नाक के दरमियान इस छोटी सी गहराई पुर करके तुम्हारी पेशानी को मजीद कुशादा किया जा सकता है, और ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस सिलसिले में आप अपने एक मरीज से ज़्यादा क्या रकम वसूल करती हैं मैडम जेनिफर? जेनिफर ने मुझे रकम बताई तो मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर एक गुड्डी उनके सामने रख दी और जेनिफर मुझे चौंक कर देखने लगी। क्या मतलब? वो जो कुछ आपने कहा है मैडम जेनिफर, मैं वही चाहता हूँ। अरे नहीं, क्या फजूल बात है। इंसान का असल चेहरा उसकी असलियत, उसकी शिनाख्त होता है। उस बदले हुए चेहरे से तुम खुद ही अपने आप को अजनबी महसूस करोगे। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे किसी हादसे की बिना पर बदनुमा हो गए हों, और फिर तुम तो एक खूबसूरत आदमी हो। मैं तुम्हारी इस दिलकशी को कभी नहीं छीनूंगी, और अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं मैडम जेनिफर कि यह सब कुछ मेरी ख्वाहिश है, मैं उसे अपने लिए ज़रूरी समझता हूं, तो क्या आप इससे इनकार कर देंगी? असूलन तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं पैदा हो जाएंगी? मशरकी बर्लिन से वापस जाओगे तो तुम्हारी तस्वीर बदल चुकी होगी। उसके लिए तुम क्या करोगे? आप मुझे इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगी मैडम जेनिफर, और मैं पासपोर्ट पर नई तस्वीर अवीज़ा करा लूँगा। आप मेरे कागजात चेक कर सकती हैं, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ मेरे कागजात में नहीं है। ये काम मैं सिर्फ अपने शौक़ की तकमील के लिए चाहता हूँ, और फिर यहाँ से जाने के बाद जब कभी जर्मनी का ख्याल आएगा तो मेरा बदला हुआ चेहरा मुझे आप लोगों की याद दिलाएगा। बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है आपकी, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ शौक की खातिर अपने आप को पता नहीं क्या से क्या बना लेते हैं। ताहम बेहतर ये होगा कि मैं मिलर से इस बारे में मशवरा कर लूँ। देखो ना, थोड़ी सी जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। आप ज़रूर मशवरा कर लीजिए मैडम, लेकिन मेरी इस ख्वाहिश की तकमील आपको करना होगी, मैंने जिद करते हुए कहा, और जेनिफर खामोश हो गई। शाम को चाय पर गैलरी मिलर साथ था। जेनिफर ने उससे मेरी ख्वाहिश का इजहार किया तो गैरी पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा और फिर बोला, यह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इसे तफरीहन किया जाए तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी उलझन नहीं पेश आएगी, लेकिन मेरा मशवरा यही है मंसूर कि ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हारे लिए उलझन का बास बन जाए। मुमकिन है कि बाद में तुम अपने इस बदले हुए चेहरे को कबूल ना करो। खैर, इसका इंतज़ाम मैं कर सकती हूँ। प्लास्टिक सर्जरी के मुख्तलिफ मराहल हैं। मैं मंसूर की ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, लेकिन साल, 2 साल या 5 साल के बाद अगर इनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उन्हें उनका असल चेहरा वापस मिल जाए तो उन्हें सिर्फ थोड़ी सी कार्रवाई करना होगी और इनका चेहरा फिर अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। जेनिफर ने कहा कि अगर मंसूर की यह ख्वाहिश है तो कोई हर्ज भी नहीं है। गैरी मिलर ने इजाज़त दे दी और उसने वादा किया था कि वह अपने मखसूसी इख्तियारात से काम लेकर पासपोर्ट पर उसकी तस्वीर तब्दील करा देगा। इस तरह वो तस्वीर जो मेरे ज़हन में बहुत दिन से था, पाया तकमील को पहुंचने के लिए करीब आ गया था। जेनिफर दूसरे दिन भी मुझे अपने क्लिनिक ले गई और मेरी ख्वाहिश पर उसने अपना काम का आगाज़ कर दिया और खुसूसी वक़्त मुझे दिया। उसने मेरे चेहरे पर एक लोशन लगा दिया था। उसके बाद मुझसे कहा था कि अब 2 दिन के बाद वो मेरे चेहरे को पहला ट्रीटमेंट देगी। इस दौरान उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो बर्लिन की सैर कर सकता हूँ। मैंने खुशी से ये पेशकश कबूल कर ली थी। गैरी मिलर ने मुझे एक कार मुहैया कर दी थी जिसके ज़रिए मैं बर्लिन की सैर के लिए निकल खड़ा हुआ। मैंने दीवार बर्लिन देखी जिसने शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अमेरिकी दीवार को जेल की दीवार कहते हैं और मशरकी जर्मनी वाले इसे हिफाजती दीवार का नाम देते हैं। उनके ख्याल के मुताबिक उनके मुल्क को लुटेरों से बचाए हुए थी। हर चंद के बर्लिन में काफ़ी काम हो रहा था, लेकिन दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के निशानात अब भी सड़कों और बाज़ारों में नजर आ जाते थे। खंडरात में छोटे बच्चे खेलते फिरते या बूढ़े आवारागिर्द कीमती अशिया की तलाश में राह को रीते रहते। शहर पर गिराए गए कई बम अभी तक मलबे में दबे हुए थे। बाद औकात ये बम फट भी जाते थे।
दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों के दिन रात की बमबारी ने बर्लिन को भूतों के शहर में तब्दील कर दिया था। रही सही कसर रूसियों ने पूरी कर दी। मार्शल ज़ोख़ोव ने बर्लिन के आगाज 20,000 तोपों से किया था, जिनकी एक ही बार से पूरे गांव और घने जंगल मलिया मेट हो जाते थे। क्रिस्टल सटन डाम के सिरे पर कैसर विलियम मेमोरियल चर्च का जला हुआ आज भी नजर आता था। कलीसिया के घड़ियाल के सुइयां 7:30 के हिंसों पर और 1943 से रुकी हुई हैं। उसी शाम बर्लिन पर सैकड़ों मन आग बरसाई गई थी। एक कलीसिया के घड़ियाल पर भी गिरा था और वक्त की रफ्तार थम गई थी। हालांकि शहर की नई तामीर हो चुकी थी, लेकिन इस जले हुए ढांचे को बतौर यादगार जूं का तू रहने दिया गया था। यहां से डाबिलियम म्यूजियम का सफर किया, जहां दुनिया के अजीम तरीन मसवरों की तस्वीर आवीज़ा थी, और उसके बाद वहां से भी आगे बढ़ गया। मैंने बर्लिन के चिड़ियाघर के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। ये चिड़ियाघर रेलवे स्टेशन के सामने था। सुना है कि जंग से बेशतर इस चिड़ियाघर में 14,000 से ज्यादा मुख्तलिफ जंगी जानवर मौजूद थे। जंगली जानवर मौजूद थे, लेकिन उनमें तकरीबन 3/4 जानवर हवाई हमलों का शिकार हो गए। इत्तेहादी बमबार तैयारे उस चिड़ियाघर को नीस्तो नाबूद करने पर तुले हुए थे, क्योंकि उसी में जी टावर नामी हिफाजती मीनार था, जिसके बारे में यह सुना गया था कि हवाई हमले के दौरान उसके वसी तय खाने में 15,000 से ज्यादा अफराद पनाह ले सकते थे। हिफाजती मीनार 132 फुट बुलंद था और उसकी दीवारें 8 फुट से ज्यादा मोटी थीं। उसकी छत पर दौरान जंग सैकड़ों एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें गने नस्ब थी। नीचे असला बारूद और खुराक का इतना जखीरा मौजूद था कि कम से कम 1 साल तक वहां महफूज रहा जा सके। बहरतौर जंग के वाकयात जहन में आए थे और इस खौफनाक दौर के बारे में देर तक सोचता रहा था। शाम को वापस पहुंच गया। वो दोनों चाय पर मेरा इंतजार कर रहे थे। बर्लिन की सैर के बारे में वो मुझे दौरान जंग की बातें बताते रहे, जो एक रवायत की सूरत में आज भी मशरकी बर्लिन में जिंदा थी। उन लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा और अभी तक मुझे किसी जहनी कोफत का सामना नहीं करना पड़ा था, बल्कि एक तरह से मैं मसरूर था कि अब वो मकसद हासिल हो जाएगा जो मुमकिन है मुझे सुकून बख्श दे। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में तशवीश ही तशवीश थी और ये फैसला करना मुश्किल था कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या होगा, लेकिन कम अज़ कम इस मनहूस चेहरे से तो निजात मिल जाएगी जिसने मेरी ज़िंदगी तलख करके रख दी थी। फिर मुकर्रर वक्त पर जेनिफर ने मेरे चेहरे की मरम्मत शुरू कर दी। मुख्तलिफ दिनों में यह काम तकरीबन 14 दिन जारी रहा और इस दौरान उन लोगों ने दोस्ती का हक निभा दिया। किसी भी तरह मुझे वहां अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया गया था, हालांकि मैं गैर मुतल्लक आदमी था। काम मुकम्मल होने के बाद मैंने जेनिफर को वो रकम पेश कर दी जो असूली तौर पर बनती थी। जेनिफर ने उसमें से 25% मुझे वापस कर दिया था और उसकी वजह उसने यही बताई थी कि जो काम उसने किया है उसकी असल कीमत यही बनती है। मैंने काम मुकम्मल होने के बाद अपने चेहरे का जायजा लिया और सच कहता हूं कि सुरूर से मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरा चेहरा बिलाशुबा पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मेरे खदो खाल में वो कैफियत बाकी नहीं रही थी जो लम्हा लम्हा बदल जाती थी और लोग मुझे अपनी पहचान का आदमी समझने लगते थे। मैं ज़्यादा पुरएतमाद हो गया था। उसके बाद मज़ीद कार्रवाइयाँ हुई और मेरी ख्वाहिश पर सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मिस्टर गैली मिलर ने मेरा नया पासपोर्ट बनवा दिया। पुरानी तस्वीर भी पासपोर्ट के साथ ही एक छोटे से टूट के साथ रखी गई थी। अगर किसी तरह से ये मामला पुलिस की दखल अंदाजी के काबिल हो तो इस चेहरे को चेक किया जा सकता था। ये बात मेरे पासपोर्ट में दर्ज की गई थी और अब जब मैंने ये नोट पढ़ा था तो मेरी सांस रुक गया था और ये सूरत वाकई खतरनाक थी, लेकिन पासपोर्ट की हद तक। अलबत्ता दिल में मैंने ये सोचा कि मशरकी जर्मनी से निकलकर मगरबी जर्मनी पहुंच जाऊं तो उसके बाद नए पासपोर्ट के लिए कोशिश करूंगा। ज़ाहिर है कि अपने नाम के साथ ये नोट लिए फिरना मेरे लिए किसी वक्त नुकसानदाह साबित हो सकता था और इस तरह वो मकसद फौत हो जाता जो मेरे जहन में मौजूद था। बहरहाल उन लोगों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करने के बाद मैंने उनसे वापसी की इजाज़त मांगी और गैरी मिलर ने मुझे एक मखसूस हिस्से तक पहुंचाने की पेशकश कर दी, जिसे मैंने कबूल कर लिया। वो अपनी उसी गाड़ी में मुझे उस मखसूस सड़क के दरिया सरहद तक ले आया जो सिर्फ मगरबी जर्मनी से बर्लिन के मगरबी हिस्से तक जाने वाली ट्रैफिक के लिए मखसूस थी और किसी भी कस्बे या शहर से नहीं गुजरती थी। यहाँ उन्होंने मुझे खुदा हाफिज कहा और बिल आखिर मैं सरहद के उस हिस्से में पहुँच गया जहाँ कागजात वगैरह की चेकिंग के बाद मुझे मगरबी जर्मनी में दाखिल हो जाना था।
मुहाफ़िज़ हस्बे मामूल मुस्तैद थे। मेरा पासपोर्ट देखा गया और उस पर लिखे हुए नोट पढ़ा गया और दफ़तन मैंने मुहाफ़िज़ों को चौंकते देखा। उनमें से एक मुहाफ़िज़ ने मुअद्दब अंदाज में मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसके साथ आऊँ और फिर मुझे लिए हुए एक छोटी सी इमारत में दाखिल हो गया जो सरहद के दूसरे हिस्से में बनी हुई थी। यहाँ उसने मुझे एक बेंच पर बैठने के लिए कहा और माजरत अमीद अंदाज में बोला, चौंका मेरे पासपोर्ट में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, इसलिए मुझे चंद मिनट इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में खौफ का एहसास हो रहा था। बहर तौर ये बात तशवीशनाक ना थी। उस उलझन से गुजर जाऊं तो फिर उसे बाकी नहीं रहने दूंगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा था। लेकिन उलझन से गुजरे बगैर गालिबन मेरी तकदीर में ही नहीं था, क्योंकि चंद लम्हात के बाद दो मसला मुहाफ़िज़ सटीन गन्ने संभाले हुए अंदर दाखिल हुए और बरक रफ्तारी से दरवाजे से अंदर आकर मेरे दोनों सिमत खड़े हो गए। सटीन गन की नाले मेरी ही तरफ उठी हुई थी और उनके चेहरे पर खशूनत नजर आ रही थी। फिर उनके अकब से 3 आदमी और अंदर दाखिल हुए और उनमें सबसे आगे एक दराज का मर्द जर्मन था जिसके बारीक बारीक होंठ भींचे हुए थे और उसकी आंखों में मेरे लिए सख्त नफरत के आसार थे। मेरा दिल सीने में बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। अंदर से यही आवाज़ें उभर रही थी कि फिर किसी मुसीबत में फंस गया। यकीनन और मैं फिर किसी मुसीबत में फंस गया था। लेकिन मैं सहमी हुई नज़रों से दराज कद जर्मन को देखने लगा। मेरी छठी हिस्स मुझे वक्त से पहले खतरे से आगाह कर देती थी। इस वक्त भी यही हो रहा था। दराज कद आदमी मेरे नज़दीक आकर झुका। बकिया मसला अफराद मुस्तैद खड़े हुए इस तरह मेरे तजालब निगरान थे कि अगर मैं जूँ ही कोई जुम्बश की वो सटीन गन्नों के दहाने मुझ पर खोल देंगे। मगर मेरी तो इस तसव्वुर ही से जान जा रही थी कि अगर इन कनबख्तों को कोई गलतफहमी हो गई तो फिर वो गलतफहमी मैं ही मेरी ज़िंदगी का चिराग ना बुझा दें। बदन का खून गोया खुश्क हो गया था, टांगों में जान नहीं रही थी। दराज कद आदमी की खौन ख्वार निगाहें मुझ पर जमी रहीं और फिर उसने जर्मन ज़बान में कुछ कहा और सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। जवाब देना ज़रूरी था। मैंने उंगली कंपनी पर रखकर उस अंदाज में गर्दन हिलाई जैसे कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं समझा। जर्मन अफसर ने अपने साथियों की तरफ देखकर उन्हें कुछ हदायत की और फिर मेरे चारों तरफ जर्मन बिखर गए और मुझे बाजुओं से पकड़ लिया गया। अंदाजा तो पहले ही हो चुका था कि तकदीर ने फिर बाजी पलट दी है, लेकिन इस बार हैरत ज़्यादा थी। इससे कबल यही सोचता रहा कि मेरा मनहूस चेहरा मेरे लिए वबाले जान है। क्या सिर्फ इतनी सी बात बायसे अजाब बन गई थी कि मैंने चेहरा तब्दील करा लिया है, या फिर कोई और बात थी? कुछ समझ में नहीं आता था। उन लोगों के साथ चलते हुए मैंने नहायत लिहाजे से सवाल किया, जनाबे वाला, अगर मेरा जुर्म बता दिया जाता तो क्या ये बेहतर ना होता? लेकिन जवाब में एक ज़ोरदार लात मेरी कमर पर पड़ी थी और मैं कई कदम आगे दौड़ता चला गया था। लेकिन वो लोग जो मेरे पीछे रह गए थे दौड़ कर मेरे करीब पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि कहीं मैं इस अंदाज में फ़रार होने की कोशिश ना करूं। इस बार मुझे ज़्यादा मजबूती से जकड़ लिया गया था। इस शानदार पजीर आई पर भला दोबारा पूछने की जुर्रत कैसे की जा सकती थी, और यूँ मैंने सब्र कर लिया। सरहद पर मसला अफराद अपने कामों में मसरूफ़ रहे। मुझे एक ट्रक के करीब ले जाया गया जो काफ़ी ऊंचा था। फिर उन्होंने मेरे ट्रक पर चढ़ने का इंतज़ार किया, बल्कि चंद आदमियों ने बड़े इत्मीनान से मुझे उठाकर ट्रक में उछाल दिया। उनकी ये बेरहमाना कार्रवाई इस बात का पता देती थी कि उन्हें जो भी गलतफहमी हुई है निहायत शदीद है और वह मेरे साथ किसी किस्म का रहम करने पर आमादा नहीं है। फरियाद और वावीला बेकार था, क्योंकि मेरे नज़दीक बैठे लोग मुझे कौन ख्वार निगाहों से देख रहे थे और उनके रवैये ऐसे ही थे जैसे सिर्फ ज़ुबान खोलने की सज़ा भी मौत हो। और इस फौरी मौत से बचने के लिए मुझे अपनी ज़ुबान पर उस वक़्त तक काबू रखना था जब तक कोई शरीफ आदमी मेरे सामने ना आ जाए। सोचने समझने की कुव्वतें ख़त्म हो गई थी। दिमाग साएं साएं कर रहा था। कमर पर जो ठोकर पड़ी थी उसने रीढ़ की हड्डी में दुखन पैदा कर दी। मैं खामोश बैठा इधर उधर का जायज़ा लेने लगा। दफतन मेरे मुहाफ़िज़ों ने मेरी पिंडली पर ठोकर मारकर मुझे इशारा किया कि मैं गर्दन झुकाए रखूं, गोया वो लोग मेरी निगाहों को भी खतरनाक समझ रहे थे। ये सफ़र तकरीबन पौना घंटे जारी रहा और बिल आकर ट्रक एक खंडरनुमा इमारत में दाखिल हो गया जो बाहर से जितनी ख़राब नज़र आती थी अंदर से उतनी ख़राब नहीं थी। यहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे उसी अंदाज में ट्रक से बाहर फेंक दिया, लेकिन नीचे भी मेरे इस्तकबाल के लिए मसला अफराद मौजूद थे। इमारत फौजी बैरक के तर्ज पर बनी हुई थी। मुझे धक्के दे देकर 12 सीढ़ियाँ बूर कराई गईं और उसके बाद सतूर नुमा दरवाजे से गुजार कर सुर्ख ईंटों से बनी एक चौड़ी और राहदारी में पहुंचा दिया गया। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जिसके पट आधे खुले हुए थे। दरवाजे की दूसरी तरफ एक ठंडी और पुरसकून जगह थी
जहाँ 2 मेज़ें पड़ी हुई थी और उन मेज़ों पर चंद अफराद बैठे हुए थे। मुझे यहाँ लाने वाले अब सिर्फ 2 अफराद थे। उनमें से एक ने अपनी ज़ुबान में अंदर मौजूद लोगों को कुछ बताया और वह सब के सब बुरी तरह उछल पड़े, और मैंने इस दौरान उनके मुंह से सिर्फ एक नाम सुना था, और ये नाम था आर्टन डोरल। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो ये लोग मुझे आर्टन डोरल समझ रहे थे। कम वक्तों को मुझसे पूछे बगैर इतना यकीन नहीं कर लेना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कि अंदर मौजूद लोगों में से कोई ना कोई तो मुझसे मेरे बारे में सवालात करेगा और मैं उन्हें इस बात की तस्दीक कर दूंगा और वो मेरे सिलसिले में गलतफहमी का शिकार हैं। लेकिन वो भूखे कुत्तों की तरह मुझे देख रहे थे, और फिर उनमें से एक ने जर्मन ज़बान में मुझे साथ लाने वालों से कुछ सवालात किए और वो आपस ही में चैम गोइयाँ करते रहे। बमुश्किल तमाम हिम्मत करके मैंने कहा, जनाबे वाला, मैं इन लोगों को भी बताने की कोशिश की थी कि वो मेरे सिलसिले में किसी गलतफहमी का शिकार हैं। अगर मेरा चेहरे की तब्दीली आप लोगों के लिए नाकाबिले कबूल है तो मेरे ख्याल में मिस्टर। अभी मैं इतना ही कह पाया था कि उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरे शाने पर जोर से स्टीन गन का बट मारा और मेरे हलक से चीख निकल गई और मैं ऊंधा एक मेज़ पर गिरा। मेज़ के गिर्द बैठे हुए लोग उछल कर खड़े हो गए थे। उन सब का अंदाज नहायत वहशियाना था, और फिर मेरे बारे में दूसरा हुक्म सादर कर दिया गया। वो लोग मुझे गिरेबान से पकड़ कर धकेलते हुए आगे ले चले और फिर एक छोटी कोठरी में मुझे धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं ज़मीन पर गिरा था। रीढ़ की हड्डी में तकलीफ अभी कम नहीं हुई थी कि शाने में तकलीफ शुरू हो गई। स्टीन गन की ज़रब शाने ही पर पड़ी थी और यूँ महसूस हो रहा था जैसे शाना सुन्न होकर रह गया हो। मैं ज़मीन पर लेटकर तकलीफ से कराहने लगा। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल दरपेश थी। इससे पहले भी मेरी बिला वजह के दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी ने मुझ पर इस कदर शदीद तशद्दुद नहीं किया था। ना जाने ये जंगली जानवर किस हमाकत का शिकार हो गए थे। कोई कमबख्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिर ये कौन सी दुनिया की मखलूक हैं? क्या महज़ब दुनिया में भी किसी इंसान के साथ इतना वहशियाना सलूक किया जा सकता है? लेकिन अब सूरत हाल मेरे काबू से बाहर हो गई थी। मेरी आँख के गोशों में नमी सी तैरने लगी थी। चेहरा तब्दील किया था इस उम्मीद पर कि अब मुसीबतों से निकल जाऊंगा, लेकिन न जाने क्या हो गया था। या तो जानबूझकर मेरा ऐसा चेहरा बना दिया गया था जिसकी बिना पर वो लोग मुझे गलतफहमी का शिकार हो गए, या फिर मेरी तकदीर ही में ये खबारी लिखी हुई थी। क्या करूं? कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जान कनी कैसे अंदाज में पड़ा रहा और इस तरह पड़े पड़े न जाने कितने घंटे गुजर गए। अंदाज़ा हो रहा था कि रात हो गई है। पेट में आंते भूख से बिलबिलाकर फातें पड़ रही थी और होंठ खुश्क हो रहे थे। कम वक्तों ने पलट कर खबर भी नहीं ली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। ऐसे हालात में रामीस अक्सर मेरी मदद करता था। जहन की एक गोशी में उसका तस्वर उभरा। हर चंद की मेरी नफरत अपनी जगह बरकरार थी, लेकिन इस वक्त मैंने उसे दिल से पुकारा, रामीस, अगर तुम मामूल के मुताबिक मेरे करीब हो तो मेरी मदद करो और मुझे इन भेड़ियों के चुंगल से निकालो, वरना इन लोगों की वहशत बताती है कि मुझे हलाक कर देंगे। रामीस की मौजूदगी में हमेशा ठंडक का बास बन जाती थी और बदन पर एक अजीब सी कपकपी तारी हो जाती थी। मैं उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब तकदीर उड़ती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरे बदन पर कोई कपकपी तारी ना हुई। इसका मतलब था कि रामीस इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं। क्या होगा, न जाने क्या होगा। मैं थोड़ी देर तक इसी तरह ज़मीन पर लेटा रहा, फिर उठकर बैठ गया। एक बार फिर हिम्मत की और दरवाज़ा पीट कर उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। जवाब में बाहर की कुछ आहटें सुनाई दी। 2 आदमियों ने दरवाज़ा खोला था। उनके पास इस वक्त राइफलें नहीं थी। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे खाने के लिए कुछ दिया जाए। गालिबन मेरे अल्फाज तो उन्हें समझ में नहीं आए थे, लेकिन उन्हें इस बात पर गुस्सा आया था कि इतनी रात गए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों की है। उनमें से एक ने जर्मन ज़बान में गालियां बकते हुए मेरे पेट पर ठोकर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने लपक कर उसकी टांग पकड़ ली और उसे जोर से झटका दिया कि वह मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। मेरी 2-3 ठोकरों ने उसकी तबीयत साफ कर दी। अपने साथी को पीटते देखकर दूसरा मुहाफिज मुझ पर हमला हावर हुआ, लेकिन मेरी लात की एक ही ज़रब से वो बुरी तरह उछल कर दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से चीख निकली और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दोनों बेहोश हो गए थे। हालांकि मेरे ज़हन में ऐसा कोई तस्वर नहीं था कि मैं उन लोगों के साथ ये सलूक करूं। मैंने उनसे खाने के लिए मांगा था और जवाब में वो लोग मेरी मुरम्मत करने पर तुल गए थे, तो ज़ाहिर है कि अब इस तरह तो उन लोगों के हाथों नहीं पिट सकता था। चंद लम्हों के अंदर अंदर मैंने अपने हवास दुरुस्त किए और राहदारी का जायज़ा लिया। राहदारी सुनसान थी। उसका अख्ताम एक दरवाजे पर होता था। दरवाजे की दूसरी तरफ
मुमकिन है कि बाहर जाने का रास्ता हो। अगर किसी तरह यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो शायद कुछ काम बने, खवा किसी तरफ जा निकलूं, कम अज कम इनकी कैद से तो रिहाई मिल जाएगी। तकदीर में अगर मफरूम मुजरम ही बनना है तो यही सही। उन दोनों का जायजा लिया। एक का सर फट गया था और दूसरे की नाक और मुंह से खून बह रहा था। बहरतौर मैं वहां से आगे बढ़ गया। राहदारी तारीक और सुनसान थी और मैं दबे पांव आगे बढ़ता हुआ उस दरवाजे के करीब पहुंच गया। पता नहीं दरवाजे की दूसरी तरफ कोई मौजूद है या नहीं। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाजे को अंदर धकेला तो वह खुलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन दूसरी तरफ भी मेरे लिए अजाब के फरिश्ते मौजूद थे। गालिबन उनकी आवाज़ें सुन ली गई थीं और कमरे में बैठे हुए लोग मुस्तैद हो गए। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर मैंने अंदर झांका, चंद अफराद बीक वक्त मुझ पर टूट पड़े और भूखे दरिंदों की मानद मुझे भंबोड़ना शुरू कर दिया। गौसे इतने पड़े कि तबीयत साफ हो गई और मैं अधमुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। बादशों से खून बह रहा था और मुझे ये यकीन था कि चेहरे का डिज़ाइन भी यकीनन तब्दील हो गया होगा। उन्होंने मुझे उठाया और वापस राहदारी में ले चले और उसके बाद मुझे उस कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। मैं बेबसी से फर्श पर पड़ा, अपनी आंखों से छत को घूर रहा था। अब बदन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा भी हो सकूं। सोचने और समझने की कुव्वतें सलब हो गई थीं। रात गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ था। पता नहीं नींद आई या नहीं, बेहोशी की कैफियत तारी रही थी। सुबह नका ना जाने कौन सा वक्त था कि दरवाज़ा खुला और मुझे कुछ लोगों ने सहारा देकर उठाया और उसी बड़े कमरे में ले गए जिसमें मेरी मरम्मत हो चुकी थी और इस शीशे में बाहर जाने का रास्ता समझा था। कमरे में इस वक्त वही पुतले और भींचे हुए होंठों वाला अफसर मौजूद था जिसने साद पर मुझे गिरफ्तार किया था और जिसकी आंखों में मैंने शदीद नफरत के आसार देखे थे। चंद दूसरे अफराद भी थे जो वहीं मौजूद थे और उस शख्स के सामने मुअद्दब नजर आ रहे थे। तब वो आदमी आगे बढ़ा और उसने बगौर मेरा चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पहचानते हो मिस्टर मार्टिन डोरल? मैंने बेबसी से निगाहें उठाईं और उस शख्स के चेहरे को देखता हुआ बोला, काश हम ये जानने की कोशिश भी करते कि मैं मार्टिन डोरल हूं या नहीं। जर्मन अफसर के होंठों पर तलख मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, डियर मार्टिन डोरल, मेरे लिए ये जानने की कोशिश क्या मैंने रखती है कि मेरा तुम्हारा एक तवील साथ रहा है और अभी कुछ हिसाबात बाकी हैं तुम पर, क्या समझे? मुझे बताओ कि अकाउंट फोरे कहाँ है? अलाउंस चेक फाइल का क्या बना? और एक दो बातें हों तो कहूँ, मेरी जान मार्टिन डोरल, तुम पर तो कितने हिसाबात हैं कि बयान नहीं कर सकता। उसकी आंखों में इंतकाम की आग सुलग रही थी। उसने बिगड़े हुए लहजे में कहा, मार्टिन डोरल, तुम्हारी तलाश में मैंने अपनी जिंदगी का एक मखसूस बना लिया था, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह मेरे हाथ आ जाओगे। यहाँ क्या करने आए थे? यकीनन तुम्हारी आमद बिला वजह नहीं होगी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। मुमकिन है कि इस ड्रामे पर दूसरे लोगों को यकीन आ गया हो, लेकिन मैंने आज तक उस पर यकीन नहीं कर सका था और आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों से ज़्यादा ज़हीन हूँ जो तुम्हारे सिलसिले में काम कर रहे हैं। डियर डोरल, मैं तुमसे वो तमाम मालूमात हासिल करके दम लूँगा जिनका हिसाब मेरे और तुम्हारे दरमियान बाकी है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं तो एक वैसा बदनसीब हूँ? मैं इतना ही कह पाया था कि दफतन उस कम वक्त अफसर ने आगे बढ़कर एक घौंसा मेरे मुंह पर रसीद किया और मैं चीख मारकर फर्श पर गिर गया। भूख की शिद्दत से अब चोट बर्दाश्त करने की कुव्वत भी खत्म कर दी थी। नीचे गिरा ही था कि उस बेहुदा अफसर ने मेरे पेट पर लात मारकर रही सही कसर पूरी कर दी और मैं तकरीबन नीम जा हो गया। ऑफिसर की आवाज़ मेरे कान से टकराई, अभी थोड़ी देर के बाद तुम चीख कर अपने बारे में बताओगे, एक लफ्ज़ बताओगे, क्या समझे? मैं उसके इन अल्फाज से उसके इरादों को समझता था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। होशो हवास रुखसत हुए जा रहे थे, लेकिन जब जिंदगी पर बन आती है तो कुव्वतें तेज हो जाती हैं। ना जाने कौन सी कुव्वत मेरे बदन में उभर आई और मैंने उठकर खड़ा हो गया। जिस कैफियत का इजहार मैंने अब से चंद लम्हात कबल किया था, उसके बाद इस तरह अचानक खड़े हो जाना वहां मौजूद लोगों के लिए तजब खेज था। मेरे चेहरे के तासरात भी बदल गए थे और मैंने दाएं हाथ उठाया और ऑफिसर से कहा, अकाउंट फोरे के बारे में क्या कुछ मालूम करना चाहते हो? ब्राउन जैक फाइल तफसील जानना चाहते हो तो इसका एक तरीकाकार यही होगा माय डियर ऑफिसर। वो ऑफिसर चौंक कर मुझे देखने लगा था जो अब तक मुझ पर हावी चला आ रहा था। मतलब, उसने घुराए हुए लहजे में कहा, अब जबकि ये बात खुल चुकी है कि मैं मार्टिन डोरल हूँ तो कम से कम तुम्हें मेरे सामने ये सलूक नहीं करना चाहिए। तुम भी जानते हो कि उसके बदले में तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे जो मालूमात दरकार हैं, अगर तुमने उससे इनकार किया मार्टिन डोरल, तो अपनी ज़िंदगी की बाजी भी लगा सकता हूँ। अहमकाना बातें मत करो।
میں 1.5 दिन से भूखा हूँ, क्या मालूमात हासिल करोगे? क्या भूखा रखना ज़रूरी है? और क्या इस तरह तुम मेरी ज़ुबान खुलवा सकोगे? ये और बात है कि हमारे दरमियान समझौता हो जाए। मेरी लहजे की करख्तगी और बदले हुए अंदाज ने उन सब लोगों को मुतासर कर दिया था। अफसर ने पलट कर अपने साथियों की जानब देखा और पिस्ता भारी बदन का शख्स बोला, ठीक है, इंसानी ज़रूरतों को नज़रअंदाज मत करो। ओके, जर्मन अफीसर ने कहा और उसके कमरे में मुझे एक मेज़ पर बैठ जाने के लिए कहा गया। उसके बाद उसने जर्मन ज़बान में अपने चंद अफराद को कुछ हदायत दी। मैं समझ गया था कि काम बन गया। चुनाचा वो लोग बाहर निकल गए। बाकी अफराद इस तरह खामोश खड़े थे कि जैसे अभी थोड़ी देर के बाद बहुत उम्दा किस्म का तमाशा होने वाला है। मैं इंतज़ार करता रहा। तकरीबन 10-12 मिनट के बाद एक ट्रे में नाश्ते के लवामात लाए गए जो पेट भरने के लिए काफ़ी हो सकते थे। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने रख दी गईं और मैंने उनमें से हर प्लेट खाली कर दी, यहाँ तक कि वो काफ़ी का बर्तन भी, जिसमें तकरीबन 3.5 प्याली काफ़ी निकली थी। पेट बहुत वजनी हो गया था और काफ़ी देर के बाद खाने को मिला था, इसलिए आंखों में बोझलपन पैदा हो गया था। लेकिन मौत के फरिश्ते सामने खड़े थे। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। जर्मन अफीसर एक बार फिर मेरे सामने आ गया था। मेरा ख्याल है कि अब तुम पुरसकून हो आर्टन डोरल। मुझे बताओ कि अकाउंट फोरे कहाँ है? लेकिन तुम्हारी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। उसके साथ ही मुझे ब्राउन जैक फाइल की तफसील भी बता दो। अपने गुरोह के अफराद पर पूरा भरोसा मत करो, यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुँच सकेगा। तुमने मेरे साथ जो इंसानियत का सलूक किया है माय डियर अफीसर, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। भूख प्यास इंसानी ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरतें हैं। अगर ये पूरी ना हो तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। मौत अगर मेरा मुकद्दर ही है तो खा पी कर क्यों ना मरा जाए। वैसे मेरे ख्याल में तुम बिल्कुल गधे हो। जब मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं आर्टन डोरल नहीं हूँ, तुम ना जाने क्यों मुझे वही समझने की कोशिशों में मसरूफ़ हो। सुनो गधे, मैं आर्टन डोरल नहीं हूँ। अगर मेरी सूरत उससे मिलती जुलती है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अफीसर गुस्से की शिद्दत से पागल हो गया था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और वह सब मुझ पर टूट पड़े। चारों तरफ से लाते, घूंसे और थप्पड़ पड़ रहे थे। थोड़ी देर तक मैं बर्दाश्त करता रहा और फिर बेहोश हो गया। लेकिन वो पानी उंडेल कर मुझे होश में लाने लगे और मरम्मत करते रहे। ये काम उन्होंने तकरीबन पूरा दिन किया था और मेरे बारे में क्या कुछ बाकी रह गया था उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। बस यही लग रहा था जैसे बदन पके हुए फोड़े में तब्दील हो गया हो। उसके बाद उनकी वो कोशिशें भी बेमकसूद हो गई जो वो पानी डाल कर मुझे होश में लाने के लिए करते रहे थे। मैं बेहोश हुआ और फिर दुनिया की खबर ना रही और तमाम तकलीफ़ों से आर्जी तौर पर निजात मिल गई। ये आर्जी वक्फा कितना तवील था इसका मुझे सही तौर पर अंदाज़ा नहीं हो सका। जिंदगी की औकात कितनी बड़ी लानत बन जाती है, इसका एहसास मुझे इन दिनों हो रहा था। ना जाने कौन सा वक़्त था, कौन सा लम्हा था और कौन सी जगह थी। जब आँख खुली तो निगाहों के सामने धुंधलाहटें रक्सा थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन सी जगह है। आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाहटें ख़त्म होने लगी और दीवारें नज़र आने लगी। थोड़ी देर के बाद माहौल का निगाहों में वाज़े हो गया। लोहे का एक पलंग था जिस पर पतला सा गद्दा बिछा हुआ था और पलंग स्प्रिंग के गद्दे पर नक्शो निगार बन गए थे। अंदाज़ा हुआ कि किसी अस्पताल के कमरे में हूँ। लेटा लेटा हालात पर गौर करता रहा। कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी तकदीर में यह सब क्यों लिखा है। जेनिफर और उसके शोहर से तल्लुकात ऐसे बुरे भी नहीं थे। उन लोगों ने तो बहुत अच्छा सलूक किया था मेरे साथ और बिलाशुबह एक अच्छे मेज़बान के फ़ैद अंजाम दिए थे। और फिर जेनिफर से चेहरे की तब्दीली की बात मैंने खुद ही की थी और अगर उसके ज़हन में कोई इंतकामी जज्बा था या वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती तो खुद ही अपना क्लिनिक में दाखिल होने की पेशकश ना करती। ये सारे इत्तेफाकात खुद ब खुद ही हो रहे थे। उसने जो मुझे चेहरा दिया था आखिर वो आर्टन डोरल से कैसे जा मिला। बहुत गौर के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती थी। अगर समझ में आई थी तो सिर्फ ये बात कि मेरे वजूद में, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ यकसा है, यानी मैं किसी न किसी का हम शक्ल करार पाऊंगा और इसी तरह ज़िंदगी गुजरेगी। पहले तो ये मसला था। मेरे चेहरे के खदुखाल मज़का खेज थे और ये मनहूस चेहरा ना जाने कितने लोगों से जा मिलता था। लेकिन अब जब कि मैंने उन खदे खाल से निजात पा ली थी और उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ मुझ पर मुसीबतें टूटी थीं। बदला हुआ चेहरा अगर आर्टन डोरल का ना होता तो क्या मैं मगरबी जर्मनी में पुरसकून वक़्त नहीं गुजार सकता था। हर जगह कोई ना कोई मुसीबत मेरे सामने खड़ी होती थी। क्या है आखिर ये सब कुछ क्या है? बहुत देर गुजर गई और मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह अस्पताल कहाँ वाक़या है।
यहाँ तक पहुँचने की वजह तो मुझे याद थी, जिस तरह मेरी मरम्मत की गई थी उसके बाद तो मेरी जगह 3 गज की कब्र थी। लेकिन बहर तौर मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती जितनी तसव्वुर कर ली जाती है। चुनाचा मौत ने मेरी कहानी ख़त्म नहीं की थी। बाद में हालात वादे होते चले गए। ये मशरकी जर्मनी के किसी दूर दराज इलाके में वाक़ कैदियों का कैंप था और उस कैंप में यह अस्पताल बना हुआ था। ना जाने यहाँ किस किस्म के कैदी रखे जाते थे। मेरी हालत के पेश नज़र उन्होंने मुझे अस्पताल में दाखिल किया था और जब मेरी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी तो उसके बाद वही तशद्दुद मुझ पर दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। रामीस की तरफ से मायूस हो चुका था। वो बदबख्त अब मेरा साथ नहीं देगा, वरना मेरी आवाज़ पर ज़रूर मेरे पास पहुंचता और उसकी वजह भी मेरी समझ में आती थी। वो सिर्फ इसलिए मेरा साथी था कि मैं उसके दोस्त रा अमास का हमशक्ल था और वो अपने दोस्त ही की हैसियत से मेरी मदद करता था। अब मेरा चेहरा तब्दील हो गया है, चुनाचा वो मेरा साथी क्यों कर हो सकता था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। मेरे अंदर तो इतनी सख्त नहीं थी कि मैं यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकूं। सूरत हाल का भी कोई सही अंदाज़ा नहीं था। बहर तौर अस्पताल में कम से कम खाने पीने की सहूलतें थी, देखभाल भी सही तौर पर हो रही थी। लेकिन इस अस्पताल में तमाम मर्द ही थे। मेल नर्स मेरी खिदमत पर मामूर थे, लेकिन उनके अंदाज में कोई ख़ास बात नहीं होती थी। भूरी दाढ़ी वाला एक दरमियानी उम्र का डॉक्टर, जिसे दूसरे डॉक्टर मिस्टर मोर कहकर पुकारते थे, अक्सर मेरे पास आता रहता और उसका रवैया दूसरे डॉक्टरों से ज़रा मुख्तलिफ होता था। नरम लहजे और शस्ता अंग्रेज़ी में मुझसे बात करता। मैंने उसके बारे में अंदाज़ा लगाया था कि वह नस्लन जर्मन नहीं है। उस शाम जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं तन्हा था और इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास भी कोई मौजूद नहीं था। उसने कमरे का माहौल देखा और फिर एक बार दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से बाहर झांका और फिर बरक रफ्तारी से मेरे करीब पहुंच गया। मिस्टर डोरल, अब मुझे अब तक मौका नहीं मिला था कि मैं सूरत हाल से आपको आगाह करूं, लेकिन इस वक्त मौका मिल गया है। हम सब सिर्फ आपके ज़ख्मों के ठीक हो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप अपने कदमों से चलकर यहाँ से निकल सकें। तैयारियां मुकम्मल है। मादाम की मोरा पूरी तरह से इस इलाके में अपना तसल्लुत जमा चुकी है। आपकी चोटें ठीक हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि मज़ीद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी किस्म की फिक्र ना करें, हम आपको यहाँ से निकालने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। मैं आपको यही इतला देना चाहता था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन अक्ल ने साथ न दिया। भला क्या ज़रूरत थी कि ऐसे शख्स को जो मुझे $8 समझकर यहाँ से निकालने की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, अपने बारे में हकीकत बताऊं। चुनाचा मैंने आंखें बंद कर ली और उसी वक्त से मेल नर्स के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और डॉक्टर मेरा मुआयना करने लगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला गया था। मेल नर्स कामों में मसरूफ़ हो गए, लेकिन मैं आंखें बंद किए डॉक्टर मोर के अल्फाज पर गौर कर रहा था। $8 की हैसियत से कुछ लोग मुझे यहाँ से निकालने की फ़िक्र में सरगर्दा थे और उसके लिए किसी मैडम ने यहाँ इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। अगर मैं उन लोगों को भी ये बताने की कोशिश करूँ कि दर हकीकत में $8 नहीं हूँ, तो ज़ाहिर है फिर उनकी तमाम दिलचस्पियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं यहाँ से निकल भी नहीं पाऊँगा और वो जर्मन अफीसर मुझसे ये कहलवाए बगैर नहीं रहते हैं कि मैं $8 ही हूँ। ब्राउन जैक फाइल और काउंटेड फोरे पता नहीं क्या बिला थे। बहरहाल दिल में यही फैसला किया कि खामोशी इख्तियार करके हालात का इंतज़ार किया जाए। अगर ये लोग मुझे डोरल की हैसियत से यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें मायूस नहीं करना चाहिए। यहाँ से निकलने के बाद उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं $8 नहीं हूँ और वो गलतफहमी का शिकार हैं। अब यही सब कुछ ज़िंदगी में रह गया था तो यही सही, कर भी क्या सकता था। दिन गुजरते रहे, कैंप के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी थी। उस शाम एक बार फिर डॉक्टर मोर मेरे पास आया और उसने मुस्कुराते हुए ज़ाहिर लब कहा, आज की रात खुशियों की रात है। उससे ज़्यादा उसने और कुछ नहीं कहा था, क्योंकि दूसरे लोग भी उसके साथ मौजूद थे। लेकिन मैं उसके अल्फाज पर गौर करता रहा और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह खुशियों की रात क्या थी। रात का दूसरा पैर था और मैं अपने बिस्तर पर नीम गनूदगी की कैफियत में लेटा हुआ था कि पे दर पे 3 ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए और उसके बाद सटीन गनों से गोलियां बरसने की आवाज़ें फिज़ा में मुंतशिर होने लगीं। मैं बेख्तियार उठकर बैठ गया था। खुशियों की ये बात मेरी समझ में आ गई थी। सटीन गनों के चलने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी और फिर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दफतन मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोरदार ठोकर पड़ी और दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत एक अजीबोगरीब लिबास में मलबूस थी, स्याह चमकदार लिबास।
आंखों पर चौड़ी पट्टियों की नकाब सी चढ़ी हुई थी और उसका बदन मुंडा हुआ था और उससे बदन की सही कैफियत का अंदाजा हो जाता था। एक इंतहाई खूबसूरत पीकर नस्वानियत था जो अपनी फितरत के खिलाफ 3 गन उठाए हुए अंदर आ गया था और उसकी हमरा 5 अफराद थे जो खुद भी मसला थे और ऐसे ही चुस्त लिबासों में मौजूद थे। उन लोगों ने जल्दी से आकर मुझे सहारा दिया और फिर कुछ कहे बगैर मुझे उठाए हुए बाहर ले चले। मैंने मुंह में एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था क्योंकि सूरत हाल बुरी तरह समझ में आ गई थी। बाहर बाकायदा मुकाबला जारी था, लेकिन ये लोग अपने लिए सही रास्ता मुंतखब कर चुके थे। स्याह रंग का एक बड़ा सा ट्रक वहां खड़ा था। मुझे एहतियात से उस ट्रक में पहुंचा दिया गया। ट्रक में स्ट्रेचर नुमा बिस्तर भी पड़ा हुआ था जिस पर मुझे लेट जाने के लिए कहा गया। वो अजीबो गरीब औरत जो गालबन उन लोगों की सरबराह थी मेरे बारे में हदायत जारी कर रही थी और उसके बाद ट्रक में वापस कूद पड़ी और ट्रक चल पड़ा था। मैंने इस दौरान बोलने की कोशिश की थी क्योंकि उसमें अफसी में अफियत थी। ट्रक का यह सफ़र बड़ा परेशान कौन था क्योंकि वह सीधी सड़क पर सफ़र नहीं कर रहा था, बल्कि थोड़ी दूर चलने के बाद तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पहाड़ी चट्टानों पर सफ़र कर रहा हो। स्ट्रेचर इस तरह हिल रहा था, लेकिन मेरे दोनों तरफ बैठे हुए लोग मुझे संभाले हुए थे। हालांकि अब मेरी कैफियत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर ना बैठ सकता और अपनी हिफाजत खुद ना कर सकता, लेकिन इतनी अकल आ गई थी कि वही ज़ाहिर करूं जो ये लोग चाहते हैं। चुनाचे में उछल कर बर्दाश्त करता रहा। सफ़र भी कम नहीं था, हालांकि नाहमवार रास्ते थे, लेकिन उन्होंने रफ्तार तेज़ कर रखी थी और बड़ी महारत से ड्राइविंग की जा रही थी। 2 या ढाई घंटे सिर्फ हुए इस सफ़र में, लेकिन इस दौरान जिस्म के तमाम अंदर के अज़ा की ओवरहालिंग हो गई थी। बल्कि मुमकिन है कि आंतों ने अपनी जगह तब्दील कर ली हो और फेफड़ों में घुस गया हो और गुर्दे हल्क में आ गए हों। बस ऐसा ही सफ़र किया था ये। यूँ महसूस हुआ जैसे मुसीबत की रात कट गई और सुकून का दिन नमूदार होता जा रहा था। ट्रक अब चकनी और हमवार सड़क पर था। ट्रक की रफ्तार काफ़ी सुबक हो गई थी। मैंने सुकून की गहरी सांस ली। वो लोग जो एक हाथ से मुझे संभाले हुए थे, दूसरे हाथ से अपने आप को अब पुरसकून होकर बैठ गए थे। मैं जानता था कि ये कैफियत भी काफ़ी ख़राब होगी, बल्कि शायद मुझसे कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो। मज़ीद कुछ 30 मिनट तक ट्रक का यह सफ़र जारी रहा और उसके बाद वो रुक गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब मुझे कहाँ लाया गया है। बहरतौर मुझे स्ट्रेचर समेत से उतार कर एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। कमरा देखकर मेरी रूह खुश हो गई। खुली हवा, एयर कंडीशन कमरा था जिसमें सैरी पर मुझे लटाया गया था। उसका गद्दा इतना नरम था कि मैं अपने आप उसमें धनसते हुए महसूस करने लगा। टेम्परेचर इतना नफीस रखा गया था कि बदन को एहसास हुआ और ना हल्की सी गर्मी का। फ़ौरन ही चंद डॉक्टरों ने मेरा मुकम्मल तौर पर मुआयना करके 2 इंजेक्शन लगा दिए और एक डायल मीटर मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, आप हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल फिट हैं चीफ। मैंने अपने इन माताहतों से कोई बात नहीं की, बस खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। थोड़ी देर के बाद एक हसीन लड़की अंदर आई। उसने दूध से बनी हुई कोई चीज़ मुझे खिलानी शुरू कर दी। मैंने उस पर भी तर्ज नहीं किया था। वो इस तरह मेरे बदन से जुड़ी हुई बैठी थी कि मुझे इन हालात के बावजूद ऐश की खानदानी कॉकटेल याद आ गई थी। बहरहाल यहाँ उन सब लोगों का रवैया मेरे साथ बहुत ही शानदार था, लेकिन मैं जानता था कि ये सब कुछ सिर्फ उस वक़्त तक है जब तक ये लोग मुझे आर्टन डोरल समझ रहे हैं। जब हकीकत का इंकिशाफ होगा तो उन लोगों के रवैये भी तब्दील हो जाएंगे। इस सिलसिले में बहुत कुछ सोचना था और काफ़ी गौर करने के बाद मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं दर हकीकत आर्टन डोरल ही हूँ, लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ और गालबन उसकी वजह मुझ पर टूटने वाली मुसीबतें हैं। कम से कम उस वक़्त तक तो गुजारा करूँ जब तक पूरी तरह माहौल से रोशनास ना हो जाऊँ। फ़िलहाल आर्टन डोरल बनकर उन लोगों की मेहमान नवाजी हासिल किए रहूं और उसके बाद अगर उन्हें वक्त से पहले ये हकीकत मालूम ना हो जाए कि मैं आर्टन डोरल नहीं हूं तो यहाँ से फ़रार होने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब तो ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मशरक़ी जर्मनी से ट्रक के ज़रिए जितना फासला तय किया गया था वो इतना तवील नहीं था कि मैं अपने आप को जर्मन इलाके से दूर समझूँ। यकीनन अब मैं मगरबी जर्मनी में हूँ। कागजात वगैरह तो न जाने कहाँ रह गए थे। अब तो कुछ भी नहीं रहा था मेरे पास, लेकिन आर्टन डोरल की हैसियत अगर बरकरार रहे तो ये मुश्किलात भी हल हो सकती हैं। चुनाचा इस फैसले के बाद मैं मुतमईन हो गया और ख़ुद को तकदीर के हवाले कर दिया। अब तक मुझे की मोरा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल नहीं हो सकी थी। ये भी पता नहीं चल सका कि आर्टन डोरल है क्या चीज़। बहरहाल पता चल जाएगा।
پال مورسن کے بارے میں مجھے کون سا پتا تھا، اور اس سے پہلے نہ جانے کون کون سے کردار مجھے مل چکے تھے۔ لعنت ایسی شخصیت پر جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو، اور یہ لعنت مجھ پر مسلط تھی۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہو کر میں نرس کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک دراز قامت اور انتہائی حسین عورت جس کے سنہرے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جس کے بدن کا تناسب پاگل کر دینے والا تھا، چاند لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ عمر 28-29 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ آنکھیں اتنی شفاف تھیں کہ اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی ہوئی۔ ہونٹوں پر لگاوٹ کی مسکراہٹ تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور میرے قریب پہنچ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کی محبت کے جواب میں کیا کہوں، لیکن فوراً ہی اپنے کردار کا احساس ہو گیا اور میں کھوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اوہ میرے خدا، مجھے امید نہیں تھی ڈیئر ڈورل کہ اس طرح تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکوں گی۔ ہم لوگ تو مایوس ہو گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ آرٹن ڈورل ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو وقت کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں۔ آرٹن ڈورل عام انسانوں سے بہت مختلف چیز ہے۔ اور ڈورل، میری جان، تم جس سے دل چاہو پوچھ لو، میں نے تمہاری موت کا یقین نہیں کیا تھا۔ یہ اطلاع پہلے مجھ پر بجلی کی طرح گری تھی کہ تمہارا طیارہ حادثے کا شکار ہو کر نامعلوم مقام پر گر پڑا ہے۔ اس کی تصدیق بے شمار افراد نے کی۔ میں نے اپنی تمام تر کوششیں اس بات پر صرف کی کہ طیارے کو تلاش کیا جا سکے، لیکن دوسروں کی طرح میں بھی ناکام رہی کیونکہ وہ علاقے کا ناقابل گزر ہیں۔ البتہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ کسی طرح آرٹن ڈورل ایسے ہی کسی حادثے کا شکار ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی ایسے حادثے سے اپنے آپ کو بچانے کی قوت رکھتا تھا۔ یہ احساس مجھے ہمیشہ رہا آرٹن، اور میں نے کبھی دل سے تمہاری موت کو تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر میرے دل کی بات سچ ثابت ہو گئی، اور وہ ذہین جرمن افسر بالآخر میرے ہاتھوں موت کا شکار ہو گیا، جس نے اپنی دانست میں بہت بڑا تیر مارا تھا تمہیں گرفتار کر کے، اور وہ کم وقت کاؤنٹ فورے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے اور اب کبھی روئے زمین پر برآمد نہیں ہوگا۔ براؤن جیک یہاں سے نہ جانے کہاں منتقل ہو چکا ہے۔ لیکن ڈیئر ڈورل، تم مجھے اپنے بچنے کی داستان سناؤ۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب تک تم جسمانی طور پر بالکل فٹ ہو۔ لڑکی نے یا عورت نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اپنے چہرے کا کھویا انداز برقرار رکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی اور پھر دفتن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ برابر ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے مغموم لہجے میں کہا، ہاں میڈم کی مور، میں نے اپنی رپورٹ میں یہ بات تحریر کی ہے کہ مسٹر آرٹن ڈورل اس حادثے کے بعد ذہنی صدمے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے اپنی یادداشت کھو بیٹھیں، اور یہ عرصہ زیادہ طویل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی ذہنی قوتیں عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ خود اپنے آپ کو تلاش کر لیں گے، ویسے ہمارا علاج بھی جاری رہے گا۔ اوہ نہیں، کی مور نے درد بھرے لہجے میں کہا، یہ بہت بڑا المیہ ہے ڈاکٹر۔ نہیں، پلیز نہیں، کیا تم پورے بھروسے سے یہ بات کہتے ہو؟ ہاں میڈم کی مورا، اس کا خدشہ مجھے پہلے ہی تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا، اور کی مورا میرے نزدیک بیٹھ گئی، اور یہ بھی ایش کی خاندانی کاکٹیل تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کاکٹیل مجھ پر کیوں سوار ہو گئی تھی۔ کم وقت ایش نے مجھے دھوکے سے برباد کر دیا تھا، اور اب میرے صاف ستھرے ذہن پر کالک لگ گئی تھی۔ کی مورا کے انداز میں بے پناہ محبت تھی، اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ آرٹن ڈورل کو چاہتی تھی۔ بہرطور میرے لیے مشکلیں ہی مشکلیں تھیں۔ صرف کاکٹیل ہی کے سہارے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کیا کروں؟ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان لوگوں کو حقیقت بتاؤں تو ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ چنانچہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی جاری رہنے دیا جائے، ابھی حالات میرے موافق ہیں۔ کی مورا مجھ سے اظہار ہمدردی کرتی رہی۔ اس کے انداز میں دل جوئی تھی۔ پھر اس نے تمام لوگوں کو واپس چلے جانے کے لیے کہا، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی باہر نکل گیا۔ کی مورا بالکل میرے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بدن سے کاکٹیل کی خوشبو اڑ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 2-3 بار سر کو زور سے جھٹکا تاکہ اس احمقانہ سوچ سے نجات حاصل کر سکوں، لیکن بات صرف میرے ذہن سے نکل جانے کی نہیں تھی۔ کم وقت کی مورا مجھے تحلیل کر رہی تھی، اور اس وقت یہ دوہری اداکاری کرنا میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ ایک سمت تو کی مورا کی گرم جوشیاں، اور دوسری سمت ذہنی کیفیت بحال نہ ہونے کی اداکاری، اور پھر اپنے آپ کو کی مورا کی دسترس سے محفوظ رکھنا کہ کہیں حقیقت نہ کھل جائے۔ کی مورا نے کہا، ڈورل، اپنے آپ کو پہچانو ڈورل، تم بہت بڑے انسان ہو۔ تم وہ ہو جس کے نام سے حکومتیں کامتی ہیں۔ تم وہ ہو جو اپنی صلاحیتوں میں یکتا ہے،
आर्टन डोरल, ग्रेट आर्टन डोरल, अपने आप को संभालो, अपनी जहनी कुव्वतों को वापस ले आओ और उन लोगों की खुशियों को पामाल कर दो जो तुम्हारी मौत पर जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारी मौत पर बाकायदा तकरीब की हैं, खुशियों का इजहार किया है और न जाने क्या क्या सोच लिया है। दुनिया का बहुत बड़ा आदमी आर्टन डोरल इस तरह हरासा नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी जहनी कुव्वतों को वापस लाना पड़ेगा। वो कहती रही और उसके साथ साथ उसकी वालहाना जज्बात का इजहार भी जारी रहा। मैंने अपने आप को बिल्कुल मुर्दा कर लिया था और यही इस वक्त ज़रूरी था, वरना जर्मनों की कैद में अगर दोबारा उन लोगों को मुझसे मश्क आजमाई का मौका मिल जाता तो उसके बाद शायद मेरी ये हड्डियाँ उनके सितम गस्तरी को बर्दाश्त ना कर पाती और कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन कहानी जारी रहनी चाहिए और उसे जारी रखने का एक ही तरीका है कि अब मैं दिलो जान से अपने आप को आर्टन डोरल तस्लीम कर लूँ और बाद के जो इक़दामात भी हों वो आर्टन डोरल की हैसियत से हों। अगर मैं थोड़ी सी जहानत से काम लूँ तो इस किरदार को इस वक्त तक जारी रख सकता हूँ जब तक कि आर्टन डोरल मंजर आम पर ना आ जाए। जिस तरह मेरी मुलाकात पॉल मॉर्सन से हुई थी, कैसी अजीब बात थी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाता तो मेरा सफ़र तकरीबन यकसा था। कम वक्त वो मिस्री नसाद मुझे इसलिए यहाँ लाया था कि एक दौलतमंद आदमी की हैसियत दे और अजीम शान जायदाद के असूल के बाद मेरा हिस्सेदार बन जाए। फिर हालात ने रामास बना दिया था और उसके बाद बातश और न जाने क्या क्या। अब तक यही कफियत रही थी और मेरी अपनी शख्सियत का कोई वजूद नहीं था। जिसका दिल चाहता था, मुझे जिस हैसियत से चाहता था पकड़ कर ले जाता और इस एतमाद के साथ कि मैं वही हूँ। जेनिफर से चेहरा तब्दील कराया, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कि मोरा की मोहब्बत अमीज़ बातें जारी रहीं और उसके बाद उसने पुरअज़म लहजे में कहा, तुम्हें तुम्हारा असल हैसियत में वापस लाना अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन है आर्टन डोरल। इतना बड़ा इंसान ज़ाया नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। मैंने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद की मोरा वहाँ से चली गई तो मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया और न जाने क्या क्या सोचता रहा।